सुहानी अपने सामने युवराज को देखकर चौंक जाती है। युवराज अपने पूरे एटीट्यूड के साथ सुहानी के सामने खड़ा उसे ही देख रहा था। उसे देखकर सुहानी की आंखें सिकुड़ जाती है। युवराज इस वक्त सुहानी से मदद तो मांग रहा था, लेकिन अभी भी सुहानी को उसके चेहरे पर वही एरोगेंस दिख रहा था। युवराज को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सुहानी को अपनी मदद करने के लिए ऑर्डर दे रहा। सुहानी गुस्से में वहां से उठकर जाने लगती। 2-3 कदम ही आगे बढ़ा पाई थी, तभी युवराज पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। युवराज के ऐसा करने पर सुहानी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो अपना हाथ झटक कर खुद को युवराज पर चिल्लाते हुए कहती है, आपकी क्या प्रॉब्लम है मिस्टर दीवान? सिर्फ आपकी वजह से ही कल की रात मुझे लॉकअप में गुजारनी पड़ी। कॉलेज के सभी लोग मेरे बारे में जाने कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, मुझ पर हंस रहे हैं, सिर्फ आपकी वजह से। और आप यहाँ मुझसे ही मदद मांगने आए हैं, वो भी इस एटीट्यूड के साथ। अगर आप मेरी कहानी को एंजॉय कर रहे हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें। युवराज खामोशी से सुहानी की बातें सुन रहा था। उसकी बात पूरी हो जाने पर कहता है, सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि तुम्हें भी मेरी मदद की जरूरत है। मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, सुहानी चिढ़ते हुए कहती है। युवराज कहता है, तुम भी जानती हो कि उस साय से किसी की जान को सबसे ज्यादा खतरा है तो वो अब तुम हो, और सिर्फ मैं ही हूँ जो उसे रोकने में तुम्हारी मदद कर सकता है। सुहानी कहती, युवराज सर, मेरे साथ मेरे दोस्त हैं और वो मेरी मदद करने के लिए काफी हैं। युवराज अपनी बात पर जोर देकर कहता है, तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि जो भी तुम्हारी मदद करेगा उसकी जान को भी खतरा होगा। मुझे नहीं लगता था कि तुम अपने दोस्तों से मदद लेकर उनकी जान भी खतरे में डालना चाहोगी। सुहानी अब सोच में पड़ जाती। उसे एहसास होता है कि युवराज बिल्कुल सही कह रहा था। वो अपनी वजह से निशा और विवेक की जान खतरे में नहीं डाल सकती थी। सुहानी कुछ सोचते हुए 2-3 कदम चलती है और फिर पास की कुर्सी पर बैठ जाती है। युवराज भी उस कुर्सी के दूसरे किनारे पर बैठ जाता है। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो कहता है, मैं अब उससे आजाद होना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। सुहानी उसके चेहरे को एकटक देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो युवराज पर भरोसा करे या फिर नहीं। कुछ देर पहले ही रोहित ने उसे यशवंत दीवान के किडनैपिंग लिंक के बारे में बताया था। सुहानी सोच रही थी कहीं युवराज भी तो इस सब में शामिल नहीं है। युवराज भी सुहानी को ही देख रहा था। सुहानी का चेहरा देखकर वो समझ जाता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। युवराज कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त क्या सोच रही हो। मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन मुझे उन किडनैपिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता जिसके बारे में रोहित ने तुम्हें बताया। सुहानी ये सुनकर चौंक जाती है। उसे ये समझने में देर नहीं लगती कि युवराज छिपकर उसकी और रोहित की बातें सुन रहा था। सुहानी फिर से गुस्सा होकर कहती है, तो आप छिपकर मेरी और रोहित की बातें भी सुन रहे थे? कुछ सोचते हुए सुहानी आगे कहती, युवराज सर, क्या आप मुझे फॉलो कर रहे हैं? युवराज कहता, मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा, मैं तुमसे मिलने तुम्हारे हॉस्टल गया था। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे यहाँ तक आ गया। सुहानी युवराज की बातों से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हो रही थी। उसे साफ साफ समझ में आ रहा था युवराज वाकई उसे फॉलो कर रहा है, लेकिन सुहानी अभी इस बारे में बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो आगे कुछ भी नहीं कहती। सुहानी को खामोश बैठे देखकर युवराज को लगता है कि सुहानी उसकी कोई मदद नहीं करना चाहती। युवराज उठता है और वहां से जाने लगता है। वो कुछ ही कदम आगे बढ़ा पाया था, तभी सुहानी उससे कहती है, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। युवराज के कदम वहीं रुक जाते हैं और उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। युवराज उस स्माइल को छुपाकर पीछे सुहानी की तरफ मुड़ता है। वो देखता है कि सुहानी की नजर अभी भी युवराज पर ही थी, लेकिन अब उसकी आंखों में युवराज के लिए गुस्सा नहीं था। सुहानी अपने मन में कहती है, इस वक्त युवराज सर ही मेरी मदद कर सकते हैं। मैं निशा और विवेक को इसमें शामिल करके उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। अभी भी सुहानी को युवराज पर पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन इस वक्त उसकी हेल्प लेने के अलावा उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं था। सुहानी किसी भी कीमत पर युवराज को उस साये से आजाद करना चाहती थी और युवराज सुहानी को उस साये के बीच के कनेक्शन का पता लगाना चाहता था। युवराज सुहानी के पास जाकर उससे कहता है, मुझे सब कुछ जानना है, तुम्हारे सपने और उस मर्डर्स के बारे में, सब कुछ। युवराज के कहने पर सुहानी उसे शुरू से सारी बातें बताना शुरू करती है। सारी बातें जानने के बाद भी युवराज को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि सुहानी उन मर्डर्स को अपने सपने में कैसे देख सकती है। युवराज और सुहानी को बात करते करते अब शाम हो जाती है। धीरे धीरे चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा था। रात होते होते ठंड भी बढ़ रही थी। सुहानी युवराज से कहती है, अब हमें चलना चाहिए, 6 बजे से पहले मुझे हॉस्टल पहुंचना है। युवराज नोटिस करता है कि सुहानी ठंड से कांप रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर युवराज कहता है, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ।
सुहानी उसे मना करते हुए कहती है, नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। युवराज उसे घूरते हुए सोचने लगता है, ये लड़की कभी मेरी बात क्यों नहीं मानती। लेकिन युवराज अभी भी सुहानी से कोई बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो सुहानी की बात मान जाता है। वो दोनों चलते हुए पार्क से बाहर आते हैं। सुहानी रोड के दोनों तरफ अपनी नजरें दौड़ाते हुए ऑटो का इंतजार करने लगती है। युवराज उसके पास ही खड़ा था। वो सुहानी को वहां अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तभी सुहानी को वहां एक ऑटो आती हुई दिखाई देती है। उस ऑटो के पास आने पर सुहानी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने ही वाली होती है। तभी उससे पहले युवराज आगे बढ़कर ऑटो को रोक लेता है। ऑटो ड्राइवर की नज़र युवराज पर जाती है और वो युवराज को देखकर हैरान रह जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि युवराज दीवान, जिसके एक बार कहने पर वहां महंगी से महंगी गाड़ियों की लाइन लग सकती है, वो रोड पर खड़े होकर ऑटो क्यों रोक रहा है। युवराज ऑटो ड्राइवर से कहता है, इन्हें सेफली सेंट थॉमस हॉस्टल ड्रॉप कर देना। ऑटो ड्राइवर सुहानी की ओर देखता है, जो युवराज से कुछ कदम दूर खड़ी थी। युवराज अपने वॉलेट से पैसे निकालकर ऑटो ड्राइवर की तरफ बढ़ा देता है। ड्राइवर की आंखें अभी भी युवराज के चेहरे की हैरानी देख रही थी। वो बिना कुछ कहे युवराज से पैसे ले लेता है। सुहानी को युवराज का ऐसा बर्ताव काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन ये बात वो जाहिर नहीं करती। सुहानी आगे बढ़कर ऑटो के अंदर बैठने ही वाली थी, तभी युवराज उससे कहता है, 1 सेकेंड। युवराज के कहने पर सुहानी वहीं रुक जाती है और सवालिया नजरों से युवराज की ओर देखती है। युवराज बिना कुछ कहे अपना ब्लैक लेदर जैकेट निकालकर सुहानी को पहना देता है। वो काफी देर से नोटिस कर रहा था कि सुहानी ठंड से कांप रही है। सुहानी युवराज को रोकने की कोशिश करते हुए कहती है, इसकी जरूरत नहीं है। युवराज सुहानी की बात पर ध्यान दिए बिना उसे जैकेट पहना देता और कहता, तुम्हें लेट हो रहा है, अब जाओ। ऑटो ड्राइवर ये सब बड़े गौर से देख रहा था, लेकिन उसकी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हमेशा से युवराज की प्रेजेंस सबको खामोश करने के लिए काफी होती थी। इसके बाद सुहानी ऑटो में बैठकर हॉस्टल के लिए निकल जाती है। युवराज भी थोड़ी दूरी मेंटेन करते हुए ऑटो के पीछे ही शहर की तरफ चलने लगता है। शाम के 6 बज चुके थे। अब धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। हॉस्टल जाने के लिए अब वो ऑटो पुराने रोड से गुजर रही थी। पुराने रोड से गुजरते हुए सुहानी की नज़र उस विशिंग बेल पर जाती है और वो उसे गौर से देखने लगती है। तभी सुहानी को उस कुएं के पास सफ़ेद कपड़े पहनी हुई वही लड़की दिखाई देती है। सुहानी उसे देखकर डर जाती है। वो अपने पलके झपका कर फिर से वहाँ देखती है। अब वो लड़की वहाँ पर नहीं थी। सुहानी अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेती है और कहती है, मैं आजकल कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी हूँ, शायद इसीलिए मेरी इमेजिनेशन इतनी बढ़ गई है। कुछ देर आंखें बंद रखने के बाद सुहानी अपनी आंखें खोलती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी दाईं तरफ कोई बैठा है। सुहानी के दिल की धड़कन अब तेज हो जाती है। अब उसे किसी के गुस्से में गुर्राने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सुहानी अपने आप से कहती है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वो तिरछी नजरों से अपनी दाईं तरफ देखती है और धीरे धीरे उस तरफ मुड़ती है। अगले ही पल सुहानी की चीख निकल जाती है। उस ऑटो में सुहानी के साथ वही लड़की बैठी थी जिसे उसने उस विशिंग वेल के पास उस बूढ़ी औरत को मारते हुए देखा था। उस लड़की ने सफेद कपड़े पहन रखे थे और उसके बाल बिखरे हुए थे। उस लड़की का चेहरा सुहानी की तरफ ही था, लेकिन सुहानी उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। सुहानी डर से अपनी आंखें फिर से बंद कर लेती है। सुहानी की चीख ऑटो ड्राइवर भी सुन लेता है। वो साइड मिरर में सुहानी को देखता है। उसे बैक सीट पर सुहानी के अलावा और कोई भी नहीं दिखाई देता। ड्राइवर बिना कुछ रिएक्ट किए ही ऑटो की स्पीड और बढ़ा देता है। कुछ देर बाद सुहानी फिर से अपनी आंखें खोलती है। अब वो लड़की वहां नहीं थी। ऑटो में सिर्फ सुहानी और ड्राइवर ही थे। सुहानी बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन वो खुद को शांत करने की कोशिश करने लगती है। वो ऑटो ड्राइवर को देखती है, जो बिना कुछ कहे ऑटो आगे बढ़ाया जा रहा था। ड्राइवर को देखकर वो सोच में पड़ जाती है कि उसके इतने जोर से चीखने पर भी ऑटो ड्राइवर ने ऑटो क्यों नहीं रोका। इतने में सुहानी हॉस्टल पहुंच जाती है और ऑटो ड्राइवर ऑटो रोक लेता है। हॉस्टल पहुंचने पर सुहानी चैन की सांस लेती है। ऑटो से उतरकर सुहानी से कहती है, भैया कुछ देर पहले मेरे इतने जोर से चीखने पर भी आपने ऑटो क्यों नहीं रोका। ऑटो ड्राइवर जवाब देता है, मैडम तब हम लोग उस पुराने रोड पर थे। वहाँ ये सब अक्सर होता है। कई बार लोगों ने वहाँ काफ़ी अजीब चीज़ें देखी है। अगर मैं वहाँ ऑटो रोक देता तो इससे हम दोनों की जान को खतरा हो सकता था। सुहानी कहती है, इतना जानते हुए भी आप इस वक्त उस रास्ते से क्यों जाते हैं। ऑटो ड्राइवर कहता है, आमतौर पर मैं शाम के वक्त वहाँ से नहीं गुजरता, लेकिन आज मुझे देर हो गई थी। ऑटो ड्राइवर अपनी बात पूरी करके वहाँ से चला जाता है।
सुहानी को भी उसकी बात बिल्कुल सही लगती है। ऑटो ड्राइवर के वहाँ से जाने के बाद सुहानी हॉस्टल के अंदर चली जाती है। सुहानी के अंदर जाने के बाद वहाँ से युवराज की कार गुजरती है। कुछ दूर रुककर युवराज सुहानी को सेफली हॉस्टल के अंदर जाते हुए देख रहा था। अपने रूम आकर सुहानी देखती है कि निशा उसका इंतजार कर रही। जैसे ही निशा की नजर सुहानी पर जाती है तो उस पर सवालों की बौछार शुरू कर देती है। निशा सुहानी से कहती है, सुहानी तू कहाँ थी? मैंने तुझे आराम करने के लिए यहाँ छोड़ा था और तू पता नहीं कहाँ चली गई। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तूने कुछ खाया? निशा सुहानी से लगातार सवाल करने लगती है। तभी सुहानी उसे बीच में ही टोकते हुए कहती है, बस कर मेरी माँ, सवाल ही पूछती जाएगी या जवाब सुनने के लिए रुकेगी भी? निशा ये सुनकर शांत हो जाती है। सुहानी अपने बेड पर बैठकर कहती है, मुझे हॉस्टल में घुटन हो रही थी, इसलिए मैं कुछ देर के लिए बाहर घूमने चली गई और हाँ, मैंने लंच कर लिया था। सुहानी आगे कहती है, मेरी छोड़, तू बता आज कॉलेज में क्या हुआ? निशा कुछ याद करके कहती है, अरे हाँ, मैं तुझे बताना ही भूल गई। आज पुराने रोड वाले केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए एक नई टीम कॉलेज आई थी। नई टीम? लेकिन क्यों? क्या इंस्पेक्टर शर्मा का ट्रांसफर हो गया? सुहानी निशा से कहती है। निशा सुहानी को बताती है, स्टेट गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आया है जिसके अकॉर्डिंग इस केस को सॉल्व करने के लिए एक नई टीम बनाई गई है जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के एएसपी अर्नब सिंह लीड करेंगे। सुहानी कहती है, चलो अच्छा है, आई होप कि नई टीम कुछ बेहतर काम कर पाए और हमें कुछ ऐसा पता चले जो अभी तक सामने नहीं आया है। निशा इस बात का जवाब देते हुए कहती, यार तुझे तो पता है ना, यहाँ जो भी हो रहा है वो किसी इंसान का काम नहीं है, तो कोई भी पुलिस की टीम आए उससे क्या फर्क पड़ता है? यहाँ के राज पुलिस नहीं सुलझा सकती। सुहानी निशा की बात का कोई जवाब नहीं देती। वो अपने मन में कहती है, नई टीम भले ही उस साय के मैटर में कुछ ना कर पाए, लेकिन ये सबंध दीवान के किडनैपिंग केस में जरूर कुछ कर सकती है। सुहानी को सोचते देखकर निशा कहती है, क्या हुआ? अब तो किस सोच में पड़ गई? सुहानी नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सुहानी निशा को रोहित से हुई बातों के बारे में कुछ भी नहीं बताती। वो नहीं चाहती थी कि निशा या विवेक यशवंत दीवान के किडनैपिंग केस में किसी भी तरह से इन्वॉल्व हों। वो जानती थी कि उससे उनकी लाइफ और उनका फ्यूचर दोनों खतरे में आ जाएगा। सुहानी और निशा आपस में कुछ बातें कर रहे थे। तभी निशा को अचानक कुछ याद आता है। वो अपना सर पकड़कर शिकायत भरे अंदाज में कहती, यार मैं तुझे इतनी इम्पोर्टेंट बात बताना कैसे भूल गई? निशा की बात को सुनकर सुहानी भी क्यूरियस होकर पूछती है, कौन सी बात? निशा सीरियस होकर कहती है, तुझे पता है तू कल युवराज सर की वजह से अरेस्ट नहीं हुई थी, बल्कि किसी और ने पुलिस से तेरी कंप्लेन की थी। सुहानी बड़ी हैरानी से पूछती है, किसने? निशा जवाब देती है, पद्मिनी सिंघानिया ने। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।